नमस्कार। राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल अजमेरा, एचओडी कंप्यूटर। आज हम इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी CS 308 की यूनिट नंबर 7 फायरवॉल के दो टॉपिक DMZ और लिमिटेशंस ऑफ फायरवॉल के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इससे पूर्व के लेक्चर में देख चुके हैं कि फायरवॉल्स क्या होती हैं, उनका क्या उपयोग होता है और वो कितने प्रकार की होती हैं। तो फायरवॉल का मुख्य कार्य हमारे इंटरनल लैन सिस्टम को, लोकल एरिया नेटवर्क को जब एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं या इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो उसकी सेफ्टी के लिए बीच में एक फायरवॉल यूज़ की जाती है। जो राउटर बीच में काम आता है दोनों नेटवर्क्स के बीच में, वो फायरवॉल का काम करता है। तो फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जो कि इन्फॉर्मेशन को आते और जाते समय चेक करता है और जो सेफ़ इन्फॉर्मेशन होती है उसी को अलाउ करता है। ये पैकेट स्विचिंग और एप्लीकेशन गेटवेज दो प्रकार से इसको किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है DMZ या डीमेटेरियलाइज्ड जोन नेटवर्क। डीमेटेरियलाइज्ड जोन नेटवर्क जो है वो उस कंडीशंस में काम में आता है या ये एक पॉपुलर फायरवॉल आर्किटेक्चर है जब कोई इंटरनल नेटवर्क या इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क सर्वर की सुविधा उपलब्ध कराता है एक्सटर्नल वर्ल्ड को, जैसे कि वेब सर्वर्स हो सकते हैं या FTP सर्वर्स हो सकते हैं। उनको जो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है एक्सटर्नल वर्ल्ड को, उसके लिए बीच में हम एक फायरवॉल यूज़ करते हैं जो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखा जाता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, DMZ नेटवर्क इज़ पॉपुलर इन फायरवॉल आर्किटेक्चर एंड फायरवॉल कैन बी अरेंज टू फॉर्म ए DMZ। तो DMZ या डीमेटेरियलाइज्ड जोन नेटवर्क जो है वो फायरवॉल का उपयोग करके बनाया जाता है। DMZ इज़ रिक्वायर्ड इफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सर्वर्स एंड दैट इट नीड टू मेक अवेलेबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास में कुछ सर्वर्स हैं और उन सर्वर की सुविधा आउटसाइड वर्ल्ड वाले लेना चाहते हैं, जैसे कि वेब सर्वर्स हो सकते हैं, FTP या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर्स हो सकते हैं, SMTP सर्वर्स हो सकते हैं। तो ऐसे सर्वर्स जो कि हमारे इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क का हिस्सा है और एक्सटर्नल वर्ल्ड उन सर्वर्स की सहायता लेना चाहता है या उन सर्वर्स की सुविधा लेना चाहता है, तो उस कंडीशन में हमें DMZ नेटवर्क का यूज़ किया जाएगा ताकि हमारी इंफॉर्मेशन सेव रहे और एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई भी अटैक उस पर नहीं हो सके। इसके लिए फायरवॉल 3 तरह के नेटवर्क इंटरफेस प्रोवाइड करती है। पहला जो इंटरनल है वो है इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क। ये हमारा इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क है जो हम मेंटेन करते हैं अपनी लोकल एरिया के लिए या अपनी लोकल वर्किंग के लिए। जो सेकंड नेटवर्क होता है वो एक्सटर्नल पब्लिक नेटवर्क होता है या इंटरनल नेटवर्क होता है। जो एक्सटर्नल नेटवर्क है और जो जहाँ से हम किसी रिक्वेस्ट को प्राप्त करके और अपने सर्वर को एक्सेस करवा के उसकी इंफॉर्मेशन उसको उपलब्ध कराएंगे। और तीसरा जो है वो कनेक्ट होगा पब्लिक सर्वर से, जो एक DMZ नेटवर्क बनाएगा और जिसके द्वारा ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क है जो हमारा नेटवर्क है, इसमें कंप्यूटर्स LAN के द्वारा कनेक्टेड हैं सारे। और उसके बाद हमने कुछ सर्वर्स हैं जो डीमेटेरियलाइज्ड जोन है, जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन बाहर या एक्सटर्नल वर्ल्ड को प्रोवाइड करेंगे। और इंटरनेट है जो तीसरी तरह का नेटवर्क है जो कनेक्ट होगा। तो इनके बीच में एक फायरवॉल होगी और इस फायरवॉल के थ्रू हम DMZ को की सुविधा उपलब्ध कराएंगे या अपनी इंफॉर्मेशन इसको उपलब्ध करवाएंगे। तो 3 तरह के इसमें नेटवर्क्स उपलब्ध हो गए। इंटरनल नेटवर्क्स जो कि हमारा इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क है, सेकंड है एक्सटर्नल प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क जो इंटरनेट है, और तीसरा है पब्लिक सर्वर्स जो कि DMZ नेटवर्क बना रहा है। DMZ जो नेटवर्क है इसकी मुख्य एडवांटेज ये है कि किसी भी सर्विस को उपलब्ध कराने के लिए या उसका एक्सेस जो है वो DMZ के द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। मतलब कोई भी हम एक्सटर्नल नेटवर्क को सुविधा उपलब्ध कराएंगे वो DMZ के थ्रू उपलब्ध कराएंगे। जैसे कि हम किसी वेब सर्वर की आवश्यकता है तो उस केस में हम DMZ का ट्रैफिक केवल HTTP और HTTPS इन दो प्रोटोकॉल के लिए अलाउ कर देंगे।
जिनके नंबर्स पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 होते हैं। तो बाकी सुविधाएं हम ब्लॉक कर देंगे। मतलब यदि हम केवल एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, एक्सेस मीन्स रीड राइट एक्सेस को हम रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, दो ही तरह की सुविधा या सर्विसेज उपलब्ध कराना चाहते हैं, जो कि केवल वेब सर्वर की सुविधा हमें देनी है, तो उस केस में हम डीएमएज नेटवर्क को इस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे कि वो केवल HTTP और HTTPS रिक्वेस्ट को ही फॉलो करेगा और उनके अतिरिक्त जितना भी ट्रैफिक आएगा वो सारे ट्रैफिक को फिल्टर कर दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा। सेकंड जो चीज़ है, द इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क इज़ नो वे डायरेक्टली कनेक्टेड टू DMZ। हाँ, ये हमने देखा है कि जो इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क है वो डायरेक्टली एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं होता। इसलिए जब भी कोई अटैकर इस पर अटैक करना चाहता है तो वो हैक DMZ को ही हैक कर सकता है। मतलब क्योंकि सारी रिक्वेस्ट जो आएंगी वो DMZ के थ्रू ही जाएंगी, और तो इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो हमारा सेफ रहेगा और वो अटैकर की पहुंच से बाहर रहेगा। तो इस प्रकार DMZ या डीमेटलाइज जोन नेटवर्क जो है वो एक सिक्योरिटी की सुविधा उपलब्ध करता है, जिसके थ्रू एक्सटर्नल सर्विसेज को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है और जो सर्विसेज अलाउ करनी है उन्हीं के पोर्ट्स को हम अलाउ कर सकते हैं, बाकी ट्रैफिक को फिल्टर कर दिया जाता है। और दूसरी चीज़, जो इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क है वो डायरेक्टली जो है DMZ से कनेक्टेड होता है और एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं होता। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड जब भी कोई रिक्वेस्ट करेगा या अटैकर अटैक करेगा तो वो DMZ के ऊपर अटैक करेगा और इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क हमारा सेफ रहेगा और अटैकर के रीच से बाहर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ फायरवॉल। हम ये जानते हैं कि फायरवॉल बहुत उपयोगी हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी के लिए हम फायरवॉल का उपयोग करते हैं, लेकिन फायरवॉल हमें बाहर के खतरे से तो बचा सकती है या हमारी जो इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है उसको फिल्टर कर सकती है, रोक सकती है, लेकिन इसके पश्चात भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस इंटरनल पार्ट पर हैं। जैसे फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो है इनसाइडर इंट्रूशन। हम ये जानते हैं कि फायरवॉल सिस्टम जो है वो आउटसाइड अटैक को रोकने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसलिए यदि कोई इनसाइड का यूज़र है और वो इंटरनल नेटवर्क को सिस्टम में रहते हुए अटैक करता है तो फायरवॉल उसको प्रिवेंट नहीं कर सकती। मतलब जो इंटरनल हमारा कोई यूज़र है या एम्प्लॉय है, इंटरनल सिस्टम को यूज़ कर रहा है, नेटवर्क का ही हिस्सा है और वो अंदर ही अंदर किसी चीज़ को काम करता है, तो उसको फायरवॉल नहीं रोक सकती, क्योंकि फायरवॉल एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों नेटवर्क के बीच में काम करती है। तो एक्सटर्नल अटैक्स को रोक सकती है लेकिन इंटरनल अटैक्स को नहीं रोक सकती। सेकंड जो है वो फायरवॉल का जो कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है वो बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल एक ही एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क में आने के लिए। यदि फायरवॉल के अंदर एक से अधिक एंट्री एग्ज़िट पॉइंट है तो यूज़र उस स्थिति में फायरवॉल को बाईपास कर सकता है और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज इंटरनेट के द्वारा कर सकता है किसी अन्य पॉइंट से। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि जब भी फायरवॉल को कॉन्फ़िगर किया जाए तो सिंगल एंट्री और सिंगल एग्ज़िट पॉइंट होना चाहिए, अदरवाइज़ इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तीसरा जो लिमिटेशन है वो है वायरस अटैक से। फायरवॉल इंटरनल नेटवर्क को वायरस के थ्रेट से नहीं बचा सकती, क्योंकि फायरवॉल किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी प्रत्येक पैकेट को जो भी बाहर से आ रहा है या बाहर जा रहा है उसको वायरस प्रोटेक्शन के लिए चेक नहीं कर सकती। तो इसलिए हमें एक सेपरेट वायरस डिटेक्शन और रिमूवल मैकेनिज़्म डेवलप करना पड़ता है, या फिर कुछ वेंडर्स ऐसे होते हैं जो फायरवॉल के साथ ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों सुविधाएं, फायरवॉल और उसके साथ साथ वायरस अटैक, इन दोनों की सुविधा साथ में एक बंडल के फॉर्म में उपलब्ध कराई जाती है। तो लिमिटेशंस जो हैं फायरवॉल की वो 3 प्रकार की हैं। ये इनसाइडर इंट्रूशन से नहीं बचा सकता, क्योंकि सिस्टम में रहते हुए कोई आदमी सिस्टम को नुकसान पहुंचाना जाएगा तो उसको फायरवॉल एग्जीक्यूट या उसको हैंडल नहीं कर पाएगी। सेकंड चीज़ है कि जो डायरेक्ट इंटरनेट ट्रैफिक है जो फायरवॉल को बाईपास करके आ जाता है उसको इससे के थ्रू रोका नहीं जा सकता। तो इसके लिए ये होना चाहिए कि फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन ठीक से किया जाए और केवल सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट उसके अंदर हो।
तीसरी चीज़ है, फायरवॉल वायरस अटैक से नहीं बचा सकती कि आने वाले प्रत्येक पैकेट को ये चेक नहीं कर सकती। तो वायरस प्रोटेक्शन के लिए हमें एक सेपरेट मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा और जो फायरवॉल के साथ में मिलके काम करेगा। धन्यवाद।